नमस्कार. मैं प्राध्यापक डॉक्टर कविता राजेंद्र दाते, इतिहास विभागाध्यक्ष, लोकनायक बापूजी आणि महिला महाविद्यालय यवतमाल. आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. बीए प्रथम वर्ष प्राचीन शिक्षा प्रणाली, इस संदर्भ में हम आपसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहते हैं. प्राचीन शिक्षा प्रणाली में बौद्ध एवं जैन परंपरा का योगदान, इस संदर्भ में कुछ विचार मैं अपने व्यक्त कर रही हूँ. ज्ञान प्राप्ति करने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 तत्व अनिवार्य है: गुरु, शिष्य और शिक्षा पद्धति. शिक्षा देने वाला गुरु होता है, शिक्षा ग्रहण करने वाला शिष्य, और उन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी होती है शिक्षा पद्धति. मनुष्य द्वारा प्राप्त ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जिस विधि या प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है वह शिक्षा है. रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा वह है जिसका मानव जीवन के बौद्धिक, आर्थिक, कलात्मक, सामाजिक जीवन के साथ संपूर्ण स्पर्श है. मैकेंजी के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से इसके भंडार में वृद्धि होती है. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा गया है: शिक्षा मानव समाज के ऐसे प्रयत्न को कहते हैं जो अपने समुदायगत आदर्शों के अनुसार ही अपनी आगामी पीढ़ी के विकास को एक आधार प्रदान करती है. किसी भी समाज की गतिशीलता को बनाए रखने में शिक्षा का अमूल्य योगदान होता है. भारतीय संस्कृति में 2 प्रकार की संस्कृतियाँ प्रवाहित हो रही है: वैदिक और श्रमण संस्कृति. श्रमण संस्कृति में शिक्षा का मूल उद्देश्य आत्मा की विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करना तथा मानव में सुप्त अंतर्निहित आत्मशक्तियों का विकास करना है. इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य धर्म प्रधान थे. वैदिक शिक्षा के समान जैन व बौद्ध शिक्षा भी धर्म प्रधान थी. निवृत्ति मूलक बौद्ध एवं जैन परंपरा में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना था. अतः अधिकांश जैन बौद्ध साधक अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन करते थे, परंतु सर्वांगीण उन्नति की दृष्टि से भौतिक विषयों की शिक्षा का भी अभाव नहीं था. बौद्ध जैन परंपरा में शिक्षा को 2 भागों में विभक्त किया गया: आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा. इस समय शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित थे: धार्मिकता एवं पवित्रता का जीवन में निर्वाह करना, शिक्षार्थी को सामाजिक दृष्टि से उपयोगी बनाना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, चरित्र निर्माण पर बल देकर आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करना. व्यक्ति की शारीरिक नैतिक प्रगति में शिक्षा की एक अहम भूमिका होती थी. साथ ही लोक व्यवहार के ज्ञान को प्राप्त करने में शिक्षा समुचित मार्गदर्शक बनती थी. आधुनिक शिक्षा पद्धति के समान अर्थार्जन अथवा जीवन निर्वाह के लक्ष्य के रूप में प्राचीन शिक्षा पद्धति का प्रचलन नहीं दिखाई देता है. शिक्षा व्यक्ति के सामाजिक सम्मान को बढ़ाने में सहायक होती थी, पर शिक्षा के आधार पर समाज आर्थिक, जातिगत अथवा धर्म के रूप में बटा हुआ नहीं दिखता था, जैसा कि आधुनिक समय में दिखाई देता है. शिक्षा के क्षेत्र में स्पर्धा अथवा व्यक्तिगत उपलब्धियों को आज के समान अत्यधिक महत्व नहीं दिया जाता था. बौद्ध और जैन परंपरा में कुछ व्यवहारिक विषयों की शिक्षा दिए जाने के संकेत मिलते हैं. सामान्य विषय जिसमें लेखन, गणित, अर्थशास्त्र होते थे, कला, शिल्पकलाएं, कातना, बुनना, छपाई, रंगाई, वास्तुकला, मूर्तिकला. व्यावसायिक विषय कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, वाणिज्य. सैनिकी शिक्षा सारथी विद्या, धनुर्विद्या, मल्ल विद्या, इस तरह की शिक्षा है. जैन परंपरा में लौकिक शिक्षा के अंतर्गत पुरुषों के लिए 72 तथा स्त्रियों के लिए 64 कलाओं का समावेश किया गया. जैन परंपरा में गृहस्थों के लिए विहित षटकर्म में असी, मसी, कृषि, विद्या,
वाणिज्य के साथ शिल्प का भी विशेष उल्लेख मिलता है। इस समय लौकिक शिक्षा का पाठ्यक्रम 2 भागों में विभक्त था, प्रारंभिक तथा उच्च पाठ्यक्रम। छात्रों को अपनी अपनी अभिरुचि तथा सामर्थ्य अनुसार पाठ्य विषयों को चुनने की स्वतंत्रता थी। वैदिक युग के समान बौद्ध जैन परंपरा में वर्ण अथवा जाति के आधार पर व्यवसाय के चुनाव के उदाहरण कम ही मिलते हैं। मिलिंदपन्न ग्रंथ से ज्ञात होता है कि इस समय वैदिक शिक्षा के विषयों को भी पढ़ाया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा केंद्रों में शिक्षा के अनेक विषय के साथ 4 वेद, 6 वेदांग, उपनिषद, षड्दर्शन आदि भी पढ़ाए जाते थे। अतः इसके लिए शिक्षार्थी को संस्कृत का ज्ञान आवश्यक था। यशस तिलक नामक ग्रंथ में अमृतमती महारानी की द्वारपालिका को समस्त देशों की भाषा तथा वेश की जानकार कहा गया है। सोमदेव ने यशोधर द्वारा नैपुण्य प्राप्त किए गए विविध विद्याओं का विवरण बताते हुए कहा है, प्रजापति की तरह सब वर्णों में, परिरक्षक की तरह प्रसंस्थान में, पूज्यपाद की तरह शब्दशास्त्र में, स्याद्वादेश्वर की तरह शब्दाख्यान में, अकलम की तरह प्रमाण शास्त्र में, पनिपुत्र की तरह पदप्रयोग में, कवि की तरह राजनीति में, रैवत की तरह अश्वविद्या में, अरुण की तरह रथ विद्या में, परशुराम की तरह शस्त्र विद्या में, शकुनाश की तरह रत्न परीक्षा में, भरत की तरह संगीतक मत में, काव्य की तरह व्यूह रचना में, चंद्रायनीश की तरह अपर कलाओं में सिद्धहस्त था। इस विद्याओं के माध्यम से ज्ञात होता है कि बौद्ध और जैन परंपरा में सभी प्रकार की कलाओं को, शास्त्रों को पढ़ाया जाता था। विभिन्न प्रकार की विद्या, शिल्प, लिपि, ललित कलाओं के माध्यम से शिक्षा को समुचित महत्व दिया गया, जिसके कारण व्यक्तित्व विकास में सहायता प्राप्त हुई। जैन परंपरा में कई तरह के आगम ग्रंथ है जिसमें 72 कलाओं का वर्णन मिलता है। उसी प्रकार जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति टीका ग्रंथ में महिलाओं के 64 कलाओं की सूची उपलब्ध होती है। मिलिंदपन्न ग्रंथ में 12 शिल्पों का वर्णन है जिसे पाठ्य विषयों में सम्मिलित किया गया। इस समय सभी कलाओं की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। बौद्धकालीन लौकिक शिक्षा के अंतर्गत शांति भिक्षु शास्त्री ने 96 कलाओं का उल्लेख किया है। चीनी यात्री फाइयान, ह्यूएनसेंग, इत्सिंग के वृत्तांतों से शिक्षा क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न कलाओं की जानकारी मिलती है। मिलिंदपन्न ग्रंथ में राजा मिलिंद ने 19 प्रकार की शिक्षा प्राप्त की थी, जो निम्न प्रकार से थी: श्रुति, स्मृति, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, गणित, संगीत, आयुर्वेद पुराण, इतिहास, ज्योतिष, माया, तर्कशास्त्र, सम्मोहन, युद्ध करना, कविता, मुद्रा विज्ञान। बौद्ध विहारों में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ आचार्य हुआ करते थे। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी जैसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में वेद वेदांगों के अध्ययन की समुचित व्यवस्था थी। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। काष्ठ, धातु, अर्दुम, चर्म, बुनकर, कुम्हार, हाथीदांत कर्म शिल्पी, रंगरेज, सुतार, मछुआ, कसाई, शिकारी, रसोइया, नाई, मालिक, नाविक, बास शिल्पी, चित्रकार। प्राचीन वैदिक शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में अल्तेकर द्वारा दी गई शिल्प सूची में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे वाद्य, वार्ता, पशुपालन, व्यापार, आयुर्वेद, गजाश्व, कानून शास्त्र, युद्धकला, इंद्रपाल, क्रीड़ा, मानिरागाकर ज्ञान। ललित विस्तार नामक ग्रंथ में विविध कलाओं की सूची सांकेतिक रूप में दी गई है, जिनसे इन कलाओं की सर्वव्यापकता की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त जैन परंपरा में आगम सूत्रों के अंतर्गत अंग उपांग जैसे आगम ग्रंथों की तथा बौद्ध परंपरा में 3 पिटक की अर्थात सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक की शिक्षा दी जाती थी। इस समय पाठ्य विषयों में विविधता होने पर भी छात्र किसी एक विषय में ही प्रावीण्य अथवा योग्यता प्राप्त कर सकते थे। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में व्यापारी संघों का महत्वपूर्ण योगदान था, जो अपने क्षेत्र में व्यवहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त करते थे।
व्यावसायिक शिक्षा के विकास में व्यापारिक श्रेणियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। इन कलाओं से यह ज्ञात होता है कि बौद्ध एवं जैन परंपरा में व्यावहारिक विषयों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा धार्मिक परिस्थितियों को समुचित महत्व दिया गया था। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि सामान्यतः 18-20 वर्ष की आयु में व्यक्ति अपना अध्ययन समाप्त कर गृहस्थ बन जाते थे। कुछ जातकों के उल्लेखानुसार 16 वर्ष की उम्र में राजकुमारों को सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो जाते थे। इसका आशय इतना ही है कि 16 वर्ष की आयु तक उनकी सामान्य शिक्षा पूर्ण हो जाती थी। शिक्षार्थी की पात्रता के संदर्भ में बनाए गए नियमों में जातिगत भेदभाव का उल्लेख नहीं मिलता, किंतु नैतिक नियमों से विदित होता है कि जैन अथवा बौद्ध संघ पारिवारिक अथवा सामाजिक व्यवस्था को विचलित किए बिना शिक्षा को समाज व्यवस्था में समायोजन बनाए रखने का प्रयास करने में सफल होते थे। जैन परंपरा में पाठ, प्रश्नोत्तर, शास्त्रार्थ, उपदेश, नय, उपक्रम, पंचांग, श्रवण, प्ररूपणा इन विधियों का अध्यापन पद्धति में प्रयोग किया जाता था। बौद्ध परंपरा में पाठ, शास्त्रार्थ, उपमा, प्रश्नोत्तर, उपदेश, प्रमाण, स्वाध्याय विधि का अध्यापन पद्धति में उल्लेख मिलता है। इत्सिंग के अनुसार बौद्धिक शक्ति बढ़ाने के लिए उस समय 2 परंपरागत पद्धतियां प्रचलित थी। एक, मौखिक प्रवचनों अथवा पाठों को कंठस्थ करना तथा लिखित लेखों को एकाग्रचित्त होकर पढ़ना। जब सूत्रों का अध्यापन होता था तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि शिष्यगण उसे सम्यक रूप से समझ रहे हैं अथवा नहीं। सूत्र समझाते समय व्याख्या का अर्थ बताकर उदाहरणों से उसे समझाया जाता था, जिससे उसकी जटिलता को सरलता से समझाया जा सके। जैन और बौद्ध ग्रंथों में शास्त्रार्थ के अनेक उल्लेख प्राप्त होती है, पर उनमें आज के समान औपचारिक परीक्षाओं का उल्लेख नहीं मिलता है। शास्त्रार्थ के लिए 2 आचार्यों के अनुयायी एकत्रित होकर विभिन्न शास्त्रार्थ करते थे, जिसे आज के संदर्भ में परिसंवाद या वाद विवाद भी कह सकते हैं। राजाओं और धनिकों द्वारा भी विद्वान सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। शास्त्रार्थ में विजेता पक्ष के विद्वानों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाता था। शास्त्रार्थ के लिए 8 प्रकार के प्रमाण आवश्यक माने जाते थे: सिद्ध हेतु, उदाहरण, साधर्म्य, वैधर्म्य, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। शास्त्रार्थ वाणी की स्पष्ट, गंभीर और प्रभावशाली होना अपेक्षित माना जाता था। शास्त्रार्थ में प्रतिद्वंद्वी को अपनी प्रबल तर्क एवं वाक शक्ति द्वारा पराजित करना विद्वत्ता का अभिन्न अंग माना जाता था। पर इस समय महिलाओं के बीच शास्त्रार्थ का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। कभी कभी आचार्य शिष्यों के लिए समाज के विविध घटकों का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के लिए और उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए उन्हें विविध स्थानों पर ले जाया करते थे। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों ने इसे प्रवास द्वारा शिक्षण कहा है, जिसमें शिष्य समाज से संबंधित घटकों का ज्ञान प्राप्त कर सकता था। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसे फील्ड प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जा सकता है। जैन परंपरा में 10वें कालिक सूत्र में अध्ययन के 5 स्तर बताए गए थे। वाचना, शिष्यों को सूत्रों का अर्थ समझाया जाना। प्रच्छना, सूत्र समझाते समय प्रश्नोत्तर के रूप में विषय को समझना। अनुप्रेक्षा, पठितांश पर मनन चिंतन करना, उसके अर्थ को समझना। आमनाय, पठित सूत्रों का सही उच्चारण करना। धर्मोपदेश, प्रमुख धार्मिक सिद्धांतों तथा धर्म कथाओं का अध्ययन करना। ह्यूएन त्सांग के प्रवास वर्णन में बौद्ध परंपरा की 14 विधियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें संक्षिप्त स्पष्टीकरण, विशिष्ट विषय पर एकाग्रता, विस्तृत व्याख्या, पूर्णता की अवस्था, पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या, आनुषंगिक अंगों का पृथक्करण, विषय सामग्री का प्रमाणीकरण, आत्मबोध, विषय वस्तु का विश्लेषण, षड्विधि, विशदीकरण, शब्दों की शक्ति एवं महत्ता का बोध, आवृत्ति प्रमाण पुस्तरण। इस प्रकार की विधियों का उल्लेख उपनिषदों में श्रवण, मनन और निधि ध्यासन के रूप में मिलता है।
जैन परंपरा के अनुसार बालक 5 वर्ष का होने के पश्चात उसका विधिवत अक्षरारंभ कराया जाता था। आदि पुराण के अनुसार इसे लिपि संस्कार कहते थे तथा इसके बाद उपनयन संस्कार होता था, जिसके लिए 8 वर्ष की आयु का बालक योग्य माना जाता था। इसके पश्चात शिक्षा प्राप्त करने की अवस्था तक शिक्षार्थी को नियमों के पालन करने हेतु उस पर व्रतचर्या संस्कार किया जाता था। समस्त विद्याओं के अध्ययन के पश्चात व्रतावरण क्रिया द्वारा शिक्षार्थी को गृहस्थ धर्म के पालन के लिए संस्कारित किया जाता था। बौद्ध शिक्षा में विद्यार्थी पर 2 प्रकार के संस्कार किए जाते थे, प्रवज्ञा और उपसंपदा संस्कार। इस प्रकार वैदिक परंपरा के समान इस समय शिक्षा के विभिन्न संस्कार समाज में प्रचलित दिखाई देते हैं। नारी शिक्षा की व्यवस्था क्या थी? जैन व बौद्ध युग में सामान्य नारी की शिक्षा लिखना पढ़ना और साधारण गणित के ज्ञान तक सीमित थी, किंतु धनाढ्य परिवार की नारियों को, राज परिवार की सदस्यों को विभिन्न कलाओं की शिक्षा आचार्य से मिलती थी। राजकुमारियों को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न कलाओं में प्रावीण्य अर्जित करने की तथा धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता थी। महावीर द्वारा स्थापित धर्म संघ में साधुओं की अपेक्षा साध्वियों की तथा गृहस्थ उपासकों की अपेक्षा गृहस्थ उपासिकाओं की संख्या अधिक थी। जातक कथाओं में अनेक विदेशी महिलाओं के उल्लेख मिलते हैं। इस युग में कन्याओं को शिक्षित सुसंस्कारित करना योग्य माना जाता था। हरिभद्र के अनुसार रत्नवती की शिक्षा के लिए उसके पिता ने सभी साधन जुटाए थे। कुवलय माला की एक कथा में मदन मंजरी नामक कन्या को विविध विषय में दक्ष बताया गया। आदि पुराण के अनुसार विद्याशील पुरुष के समान विद्याशील स्त्री भी सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकती थी। जैन ग्रंथों से विदित होता है कि साधु साध्वियों के द्वारा कन्या, विवाहिता स्त्री तथा सभी वर्ग की नारियां नैतिक आचरण की शिक्षा प्राप्त करती थी। आंगन और समाज ही साधारण कन्या का विद्यालय होता था। माता और परिवार संबंधी कन्या को एक प्रकार से शिक्षा देने का कार्य करते थे। ललित कलाओं, धार्मिक अनुशासन के अतिरिक्त जैन परंपरा की अनेक महिलाएं राजनीति, प्रशासन तंत्र, साहित्यिक क्षेत्र में अग्रसर थी। गौतम बुद्ध ने अनेक विदेशी महिलाओं को थेरी स्थावीर माना था। बौद्ध विहारों में भी अध्ययनशील, सुशिक्षित, सुसंस्कारित महिलाओं को ही प्रवेश मिलता था। पर तत्कालीन समाज में स्त्री पुरुष सहशिक्षा तथा समान शिक्षा पद्धति होने के संकेत नहीं मिलते, जिससे स्त्री शिक्षा में समानता के तत्व का भाव दिखाई देता है। इस समय गुरु शिष्य संबंध कैसे थे? जैन बौद्ध ग्रंथों में गुरु शिष्य संबंध मधुर एवं स्नेहपूर्ण होने के उल्लेख मिलते हैं। गुरु की भक्ति और सेवा को शिष्य का प्रथम कर्तव्य माना जाता था। शिष्य अपने गुरु का आदर करने के साथ सेवक की तरह उनका श्रद्धापूर्वक सभी कार्य करते थे। राजा, माता पिता तथा देवता की भांति गुरु का सम्मान करना छात्रों का कर्तव्य था। डॉक्टर मदन मोहन सिंह के अनुसार प्राचीन भारत में आध्यात्मिक गुरु का बड़ा महत्व था। वैदिक, जैन, बौद्ध परंपराओं में ज्ञानार्जन के लिए गुरु भक्ति और गुरु सेवा को महत्व दिया गया। जैन ग्रंथों में गुरु के 3 प्रकार बताए गए हैं: कलाचार्य, शिल्पाचार्य और धर्माचार्य। बौद्ध परंपराओं में गुरु को आचार्य अथवा उपाध्याय कहा गया है, जिन्हें विप्रशास्त्रकर्ता, विनयधर, मातिकाधर के नामों से भी जाना जाता है। बौद्ध परंपरा में जीवक, असंग, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, बुद्धघोष, नागार्जुन, आर्यदेव, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, अश्वघोष, शांति रक्षिता आदि प्रख्यात आचार्यों ने बौद्ध धर्म, दर्शन, शिक्षा पद्धति के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूएन सैंग के विवरण में बौद्ध धर्म के आचार्यों के कार्यों की जानकारी मिलती है। उनके अनुसार शिष्य गुरु के विहार में परिवार के एक सदस्य के रूप में रहते थे। अध्यापक भी अपने कर्तव्यों का भलीभांति पालन करते थे। प्रत्येक आचार्य की अपनी जीवन दृष्टि होती थी। उनमें वैचारिक मतभेद भी होते थे, पर उनकी अध्ययन पद्धति में विभिन्नता और विशिष्टता होती थी। सभी आचार्य आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होते थे। अध्यापक शिष्य की घनिष्ठता का सबल प्रमाण इससे ध्वनित होता है कि गुरु योग्य शिष्य से अपनी कन्या का विवाह भी कर देते थे। जैन और बौद्ध शिक्षा पद्धति में
गुरु शिष्य के नैतिक आचरण की पवित्रता पर बल देते थे। नैतिक शिक्षा के माध्यम से मनुष्यों के सात्विक गुणों का विकास किया जाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता था। अतः सभी संपदाओं में सच्चरित्रता ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। शील के समान सदाचरण पर भी विशेष बल दिया जाता था। गुरु शिष्य को सीख देते समय कुछ विचारों पर अमल करने को कहते थे, जैसे बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्धि नहीं हो सकती, ज्ञान साधना के लिए आत्मसंयम अनिवार्य है, सत्संग से, धर्म श्रवण से, कर्मरत रहने पर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, सत्य और अहिंसा ये मानवीय नैतिकता के दो शीर्ष बिंदु है, मनुष्य को वर्तमान समय के अनुसार कर्मरत रहना चाहिए। जैन एवं बौद्ध परंपराएं मूलतः निवृत्ति मार्गी होने से इन दोनों ही परंपराओं में निर्वाण को वरीयता दी गई, अतः इनकी शिक्षा पद्धति का आधार भी मोक्ष प्राप्ति ही माना गया है। फिर भी लौकिक शिक्षा का प्रचलन इस बात का संकेत देते हैं कि सामान्य तौर पर इन दोनों ही परंपराओं ने मानव के आध्यात्मिक भौतिक विकास के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। कुल मिलाकर प्राचीन भारतीय समाज जीवन में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धार्मिकता एवं पवित्रता के निर्वहन के साथ चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास भी अपेक्षित था। वैदिक शिक्षा प्रणाली के समान पुरुषों के लिए 72 कलाएं तथा महिलाओं के लिए 64 कलाओं के प्रचलन की जानकारी बौद्ध और जैन परंपरा में भी मिलती है। मौखिक अथवा पाठांतर विधि के प्रचलन के साथ विभिन्न अध्यापन पद्धतियों से विषय को समझाने के लिए गुरु व्यवहारिक तथा क्रियात्मक विधि को महत्व दिया करते थे। इस समय वर्ण अथवा जाति के आधार पर शिक्षा देने के संदर्भ नहीं मिलते, साथ ही नारी के लिए स्वतंत्र शिक्षा नीति अथवा सहशिक्षा के उल्लेख भी नहीं मिलते, क्योंकि नारी की शिक्षा को पारिवारिक संगठन तथा समायोजन से जोड़ा गया था। इस समय प्रचलित शैक्षणिक केंद्रों में शिक्षा का स्तर उच्च होने से भारतीय शिक्षा पद्धति को विदेशों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। प्राचीन शिक्षा प्रणाली ने भारतीय संस्कृति तथा समाज जीवन की गतिशीलता को बनाए रखने के साथ अपनी पारंपरिक विशेषताओं को भी कायम रखा। इसी कारण शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता को सफलतापूर्वक प्रसारित करने में सक्षम सिद्ध हुआ। कुल मिलाकर जैन और बौद्ध परंपरा में गुरु शिष्य शिक्षा पद्धति के बीच उचित समन्वय दिखाई देता है। इस समय आचार्य अपने शिष्यों में सदाचार, नैतिकता, अनुशासन के साथ विविध विषयों का यथोचित बोध कराता था। जैन एवं बौद्ध परंपरा में गुरु शिष्य के संबंध में अनेक समानताएं दिखाई देती है। जैन एवं बौद्ध शिक्षा पद्धति का पाठ्यक्रम धार्मिक साहित्य को छोड़कर लौकिक स्तर पर प्राय समान ही था। दोनों ही पाठ्यक्रमों में शिल्पों को तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया था। दोनों ही पाठ्यक्रमों में अहिंसा प्रधान विचारधारा को महत्व देते हुए भी उनमें सैनिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता था। जैन और बौद्ध साहित्य में नारी की शिक्षा पद्धति का कोई स्वतंत्र वर्णन नहीं है, किंतु साहित्यिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्यों में विदेशी विदुषी महिलाओं के अवश्य उल्लेख मिलते हैं, पर उनके लिए स्वतंत्र उपनयन विधि, गुरुकुल प्रणाली, सहशिक्षा के प्रचलन का उल्लेख नहीं मिलता है। जैन बौद्ध शिक्षण प्रणाली में वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान का विशेष स्थान था। शिक्षण संस्थाओं के संगठनात्मक विकास के साथ जब शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ने लगी, तब सामान्य शिक्षण काल के अतिरिक्त अन्य समय में छात्र आचार्य के पास जाकर अपनी कठिनाइयों का समाधान प्राप्त करते थे, जिसे आज के संदर्भ में ट्यूटोरियल्स के से जोड़ा जा सकता है। प्रश्नोत्तर विधि, शास्त्रार्थ विधि, स्वाध्याय विधि, उपदेश विधि दोनों ही परंपराओं में पाई जाती है। जैन शिक्षा में 4 वेदों का अध्ययन होता था। जैन परंपरा में 18 प्रकार की लिपियों का, बौद्ध परंपरा में 64 प्रकार की लिपियों का उल्लेख मिलता है। जैन परंपरा में महिलाओं के लिए 64 कलाएं बताई गई है। प्राचीन काल में कलाओं का अध्ययन व्यापक रूप से होता था।
जैन शिक्षा में पुरुषों के लिए 72 कलाएं जबकि बौद्ध शिक्षा में 96 कलाओं का समावेश किया गया है। इन कलाओं में मानव के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की शक्ति निहित थी। जैन तथा बौद्ध धार्मिक संघ विद्या प्रचार प्रसार के अत्यंत प्रभावशाली शिक्षा केंद्र थे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में विद्यापीठ पद्धति का विकास हुआ, जिसने भारतीय ज्ञान, संस्कृति, कला को विदेशों में स्वतंत्र पहचान दिलाई। वैदिक शिक्षा पद्धति के समान बौद्ध और जैन शिक्षण पद्धति में आचार्य बनने के लिए वर्ण या जाति का बंधन नहीं था। अतः अध्यापन का कार्य उच्च शिक्षा अर्जित करने वाले किसी भी सुयोग्य व्यक्ति को मिलता था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी सफलता इसी बात में दिखाई देती है कि नालंदा विश्वविद्यालय जैसा विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हम भारतीय संस्कृति की एक अनमोल देन मानी जा सकती है। बौद्ध और जैन शिक्षा पद्धति की जो मौलिक अवधारणाएं हैं, उनकी आज समाज को आवश्यकता है। इस शिक्षा पद्धति में प्राचीन वैज्ञानिक नैतिक विचारधारा को अपनाने से उनकी उपयोगिता आज के युग में प्रमाणित हो सकती है। इसी तरह से प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करते समय बौद्ध एवं जैन परंपरा के ऐतिहासिक योगदान के संदर्भ में कहा जा सकता है कि बौद्ध एवं जैन तत्वज्ञानों से प्रभावित इस शिक्षा संस्था ने भारतीय संस्कृति में अपना विशिष्ट स्थान बनाए रखा। धन्यवाद।